जी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रऊफ क्लासर और आपके सामने नया वीडियो ला के साथ हाजिर हूं। पहले तो दोस्तों को कहना था जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की जो बड़ी स्टोरी सामने आ रही है वो यही है कि नवाज शरीफ साहब और उनके पार्टी के बड़े बड़े जो यहाँ पे लीडरान हैं, जिसमें साबिक प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान भी शामिल हैं, उनके वज़रा भी शामिल हैं, उनके डिफेंस मिनिस्टर हों, उनके इंटीरियर मिनिस्टर हों, या जो भी हुई जो स्पीकर कौमी असम्बली आप कह लें वो हूँ, हुई जो मरियम नवाज साहब हैं, सब पे उन्होंने आके उन्होंने पर्चे मुकदमे किए हैं और उन पर साजिश के इल्ज़ाम हैं, बगावत के आ रहे हैं, उकसाने के आ रहे हैं कि फ़ौजी इदारों के ख़िलाफ़ या अस्करी क़यादत के ख़िलाफ़ उन्होंने उकसाने वाली तकरीरें की हैं और वो ऑफ कोर्स वो सिडिशन में या आप कह सकते ज़ुमरे में आती हैं। तो बड़े एक उन पर संगीन इल्ज़ामात लगे हैं और पूरी पार्टी तकरीबन आप कह सकते हैं उन्होंने बुक कर दी है। इसमें एक ही केस में भुगता दिया, वो कैसे ना जैसे एक पुलिस की ज़बान में कहा जाता है। और जो पर्चा जो मुकदमा हुआ है वो लाहौर में हुआ है, शादरा थाने में हुआ है। और लाहौर को हमेशा समझा जाता था कि वहाँ पर इनकी मैनेजमेंट हो, इनकी एडमिनिस्ट्रेशन हो, इनका पोलिटिकल क्लाउट हो, कोई जरूरत नहीं करेगा कि इस तरह का पर्चा किया जाएगा। लेकिन हम देख रहे हैं कि वहाँ पर एक उस पर बड़ी FIR दर्ज हुई है और उसका इम्पैक्ट जो हमें नज़र आना शुरू हो गया। लेकिन दूसरी तरफ एक बड़ा रिलीफ भी मिला है इनको नवाज शरीफ साहब को कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है उन्होंने उनकी तकरीरों पर पाबंदी लगाने से इनकार कर दिया है। और कुछ दिन पहले जो इनकार कहें या उन्होंने डिसमिस कर दिया, जो पहले यहाँ पे पेमरा ने कुछ हिदायत जारी की थी। सो बड़ी इंटरेस्टिंग किस्म की सिचुएशन डेवलप हो रही है कि एक तरफ हुकूमत पाकिस्तान के इदारे जो हैं वो शायद वो आप कह सकते हैं पुलिस हो, पेमरा हो या दीगर जो हैं वो कोशिश कर रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब को रोका जाए और उनकी तकरीरें जो हैं वो ये आके नशर ना हो सकें, या जो लोग उनके साथ ये खड़े हुए हैं, बैठे हुए हैं और उनकी तकरीरों को एंडोर्स कर रहे हैं, उन पे ये आके संगीन किस्म के ये आप इस पर मुकदमे कर दिए जाएँ। इस पर पहले कैप्टन सफदर पे हमने देखा, उन पे भी अगेन इसी तरह का बगावत का पर्चा जो हो चुका है। सो ओवरऑल अगर आप इस वक्त देखें तो जितनी पार्टी जो नाम में देख रहा था उसमें कि हु इज़ हु वाली बात है, तमाम को उन्होंने एक ही उसमें लाइन में खड़ा करके उन पे FIR है उन्होंने कर दी हैं। और पहली दफ़ा ये भी देख रहे हैं कि पुलिस जो है वो किसी उसमें आए बगैर, पहले हम देखते थे कि शायद इसमें इफ्स एंड बट्स होते थे, लेकिन बड़े अरसे बाद एक बड़ी FIR दर्ज की गई है, जैसे मैंने कहा लाहौर में की गई। ये तो अपनी जगह पर नाम है जो हम उसमें देख रहे हैं। जो 3 बड़े नाम उसमें आ रहे हैं जिस पर डिबेट शुरू हो गई, वो 3 पाकिस्तान आर्मी के फॉर्मर आप कह सकते लेफ्टिनेंट जनरल्स हैं और बड़े इंतहाई की पोजीशंस पे रहे हुए हैं और माजी की जो उसमें हुकूमतें थीं उनके बड़े करीब थे। और उसमें जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब की जो हुकूमत थी उसमें आप कह सकते हैं बड़ा की रोल था। वो जो 3 नाम जो इस वक्त इसमें PML नवाज़ का हिस्सा हैं, इनकी पार्टी में शामिल हैं, बल्कि 2 सेनेटर्स हैं, एक कौमी असम्बली के उसमें आप कह सकते हैं मेंबर रहे हैं, वज़ीर भी रहे हैं इनके, वो हैं उनके तीनों के जो नाम हैं, एक तो जो नाम आ रहा है लेफ्टिनेंट जनरल सलाहुद्दीन तिरमिज़ी साहब हैं, ये सेनेटर हैं इनके इसमें रहे हैं, और प्लस उसके साथ लेफ्टिनेंट जनरल अब्दुल क़य्यूम ये हैं, वो भी हैं उसमें सेनेटर हैं। तीसरे जो अब्दुल कादिर बलोच जो हैं ये भी लेफ्टिनेंट जनरल जी के तौर पर रिटायर हुए थे, इन पर भी ये आप कह सकते हैं FIR में इनका नाम भी है। और तीनों का एक उस पर पेक्यूलियर एक बैकग्राउंड है। तीनों इस वक्त ऑफ कोर्स के रिटायर्ड हैं, आर्मी से रिटायरमेंट के बाद उन्होंने ज्वाइन की पॉलिटिक्स और उन्होंने प्रेफर किया था कि नवाज शरीफ साहब की पार्टी को किया जाए। ये भी पाकिस्तानी पॉलिटिक्स में अगेन इससे पहले मैं आऊँ इसके कंसिक्वेंसेस पर बात करें, ये भी पाकिस्तानी पॉलिटिक्स में हमने देखे पिछले कुछ अर्से स्पेशली जब से मार्शल लॉ लगना शुरू हुए थे पाकिस्तान में, तो पॉलिटिकल पार्टीज ने अपनी बचत के लिए, जैसे बहुत सारे प्रॉपर्टी डीलर जो हैं तो उन्होंने कोशिश की कि यहाँ पे सिविलियन और जो मिलिट्री ब्यूरोक्रेट्स या मिलिट्री जनरल जो है ना तो वो हमारे उसके होने चाहिए, ये हमारे इदारों में होने चाहिए, बोर्ड्स में होने चाहिए कि काम ज़रा आसान हो जाता है। बहुत सारी मैं ऐसी भी यहाँ पे मल्टी नेशनल कंपनीज को जानता हूँ जिन्होंने आर्मी के टॉप के जनरल जो थे रिटायर थे, उनको बड़े बड़े पैकेजेस पे अपने पास CEO के तौर पर, MD के तौर पर इसलिए भी रखा हुआ है। अगेन वो समझते हैं कि बड़ी आसानी रहती है कम्युनिकेशन करने में सिविलियन ब्यूरोक्रेसी के साथ, सियासतदानों वजीरों के साथ, कि जब कुछ जनरल बैठा होता है तो वो थोड़ी सी एहतियात करते हैं, आगे से उनको वो मसाइल नहीं आते जो आम एक सिविलियन को प्रॉब्लम आती है। ये ट्रेंड मैंने देखा बहुत सारी, मैं यहाँ पे कंपनीज़ को जानता हूँ जहाँ पे ये कल्चर है कि रिटायर्ड आर्मी के बड़े बड़े अफसरान जो उनको वहाँ पे रखा जाता है क्लाउड के तौर पर, जैसे मैंने कहा उनके मिलिट्री में भी क्लाउड होता है, उनका सिविलियन ब्यूरोक्रेसी में भी होता है, काम करने में आसानी रहती है। तो साथ हमने ये देखा कि पाकिस्तान के पोलिटिकल पार्टीज़ जो उन्होंने भी ये काम शुरू किया कि जनाब कि हमने भी अगर एक लाइन्स ऑफ कम्युनिकेशन ओपन रखनी है और हमारा एक में मिलिट्री माइंड को समझने में आसानी रहेगी, या कहाँ पे आपको पता है मिलिट्री में बड़ा एक सीनियर जूनियर का बड़ा एक यहाँ पे कंसेप्ट है, एक उसको एहतराम का रिश्ता दिया जाता है, या मिलिट्री एक स्ट्रेटजी को आप समझने में आसानी रहती है, या उनके क्या मसाइल हैं, हमारे क्या इशूज़ हैं। सो पॉलिटिशियंस ने भी उन्होंने इंडक्ट करना शुरू किया बहुत सारे रिटायर्ड जनरल्स को, ब्यूरोक्रेट्स को कि आप हमारी पार्टी में हैं। और साथ में जैसा आपको पता है जर्नलिस्ट को भी उन्होंने शामिल किया अपनी पॉलिटिकल पार्टीज़ में, साथ में जजेस भी, रिटायर्ड जजेस भी शामिल हो गए। सो ओवरऑल उन्होंने अपनी पार्टीज़ में हर तबके फ़िक्र के लोगों को उन्होंने एडजस्ट किया था कि हमारी पार्टी में
ایک طرح کا بیلنس ویو رہے اور ہمیں تمام سیکٹر جو ہیں پاکستان کے یا یہاں پہ سیگمنٹس ہیں ان کے بارے میں پتہ چلتا رہے کہ وہ کیا سوچتے ہیں، وہ کس طرح سوچتے ہیں، اور کبھی اگر ضرورت پڑ جائے تو ہم نے ان کو کیسے استعمال بھی کرنا ہے، میڈیا میں کیسے استعمال کرنا ہے، ہم نے جوڈیشری میں کیسے ان کا امپیکٹ لے کے آنا ہے، یا پھر ہم اگین اس میں ملٹری میں اپنی کمیونیکیشن یا ان کے سیکرٹ کنٹیکٹس کے ذریعے کیسے ہم ان کو استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ تمام لوگوں نے کہا۔ بینظیر بھٹو صاحب مجھے یاد ہے کہ وہ بھی لانے کی وہ کوشش کر رہی تھیں، ابھی بھی ان کی یہ پارٹی میں آپ کو پتہ اس وقت آ رہے تھے، لیکن بعد میں ان کا سیشن کے بعد نہیں رہے تھے۔ وہ تھے جنرل یہاں پہ ایک اس پہ یہ پاکستان کرکٹ بورڈ کے بھی رہے، بڑے ان کے قریب تھے، ضیاء صاحب تھے، جنرل ضیاء تھا ان کا نام تھا۔ تو اس کے بعد اور بھی یہ نواز شریف صاحب کی پارٹی میں ہم دیکھتے ہیں کہ زیادہ کے قریب یہ توقیر ضیاء صاحب، جنرل توقیر ضیاء صاحب پورا نام ہے ان کا، تو ان کی پارٹی میں نواز شریف صاحب کی پارٹی میں ہمیں نظر آتا ہے کہ زیادہ لوگ ہیں۔ خیر اب جو تینوں جو لوگ ہیں اس پہ جو انٹرسٹنگلی ہے یہ قیوم صاحب جو لیفٹیننٹ جنرل صاحب جو ہیں یہ بینظیر بھٹو صاحبہ کے ملٹری سیکریٹری رہے ہیں، بڑے قریب ان کے تھے، ملٹری سیکریٹری آف کورس کہ آپ کی فیملی کا ایک طرح کا بندہ ہوتا ہے، ان کے بڑے قریب رہے۔ پھر جنرل مشرف کے دور میں یہ ان کے بڑے یہ کلوز رہے، بلکہ پاکستان اسٹیل مل جو تھی اس کے ان کو آ کے چیئرمین لگایا گیا تھا جنرل مشرف صاحب کے دور میں۔ پلس وہاں سے جب انہوں نے کوئٹ کیا، وہاں سے ہٹ گئے، تو پھر وہ پولیٹیکل پارٹی کے طور پر انہوں نے جوائن کر لیا تھا، اور ان کو ان کی گفتگو سے یہ جنرل قیوم صاحب جو ہیں اگر آپ ان کی سنیں یہ کمپیریٹیولی بڑے سین لگتے ہیں، اچھی گفتگو کرتے ہیں، کوئی زیادہ ان کی اس میں سویپنگ یا اس طرح کی چیزیں نہیں ہوتی، بڑی ایک ان کو ٹی وی شوز پہ آپ بھی دیکھتے ہیں، سینٹ آف پاکستان میں ان کی میں نے تقریریں بھی سنی ہوئی ہیں، تو بہتر مطلب ہے کہ ایک بیلنسڈ ایک اپنا ویو رکھتے ہیں۔ خیر وہ بھی اس میں اجلاس میں شامل تھے۔ پھر صلاح الدین ترمذی صاحب ہیں جنرل، یہ بھی لیفٹیننٹ جنرل ہیں، کور کمانڈر بھی رہے ہوئے ہیں، تو ان کا بھی ہم نے یہی دیکھا ہے کہ یہ سینٹ آف پاکستان میں نے ان کی تقریریں سنی ہیں، بہتر تقریریں یہ بھی کرتے ہیں، اور ان پہ پلس یہ ایک دو دفعہ وہاں ملٹری کے کنڈکٹ پہ یا ان کی انوالومنٹ پہ بحث ہو رہی تھی، تو خاصا انہوں نے اسٹرانگلی وہاں پہ کھڑے ہو کر ڈیفینڈ کیا تھا، وٹنس ٹو دیٹ اس کی یہ ان کی تقریر جو تھی وہاں پہ۔ تیسرے جو بڑا نام ہے وہ لیفٹیننٹ عبدالقادر بلوچ کا ہے جو بلوچستان سے ہیں، اور یہ بھی کور کمانڈر تھے وہاں پہ، پلس جب یہ ریٹائر ہوئے تھے تو ان کو وہاں سے اٹھا کے گورنر بلوچستان بھی لگا دیا گیا تھا، اور بعد میں یہ بھی نواز شریف صاحب کی پارٹی میں شامل ہو، گورنر ان کو لگایا گیا تھا جناب پرویز مشرف کے دور میں لگایا گیا تھا کہ آپ وہاں پہ ہیں ایک تاکہ بلوچستان کے جو لوگ ہیں ان کو تھوڑا سا ایک ان کو سودنگ امپیکٹ دیا جائے۔ اب اس میں یہ تینوں کے تینوں جنرل جو ہیں یہ یہاں پہ آئے ہیں اس میں، اور جنرل مشرف نواز شریف صاحب کے دور میں یہ وزیر بھی تھے یہاں پہ، اگر آپ کو یاد ہو عبدالقادر بلوچ صاحب، وہ بڑے انپورٹنٹ ٹی وی شوز میں آنا بات چیت کرتے رہتے ہیں۔ اب اس کی امپلیکیشن کیا ہیں؟ تینوں جنرل جو ہیں ریٹائرڈ ہیں جیسے میں نے کہا، اور جو موجودہ جو ملٹری قیادت جو ہے بہت یہ جونیئر ہوں گے میرا خیال ہے، جب یہ سرو کر رہے ہوں گے وہاں پہ یہ کور کمانڈر کے طور پر، شاید ہو سکتا ہے اگر میں غلط نہیں کہہ سکتا تو اگین ممکن ہے میجر یا بریگیڈر لیول پہ اس وقت افسران ہوں جو آج کی پاکستان کی ملٹری قیادت ہے۔ سو جب ان پہ یہ الزامات اس میں لگ رہے ہیں اور ان پہ یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ جو اس میں نواز شریف صاحب نے تقریریں کی ہیں جس میں بڑے جیسے میں نے کہا سیریس الزامات ہیں کہ کنسپیریسی کے الزامات ہیں، اس میں اکسانے کے الزامات ہیں، بھارتی پرائم منسٹر کو فائدہ دینے کے یا ان کا ایجنڈا فلفل کرنے کے الزامات ہیں، یا کشمیر کی طرف سے ان کا یہ کہنا تھا مقبوضہ کشمیر میں جو وہاں پہ ایٹراسٹیز ہو رہی ہیں اس سے ان کی توجہ ہٹانے کے FTF کی بات کی ہے۔ سو میسیو اس پہ الزامات ہیں جو ان پہ لگائے گئے، جن میں جیسے میں نے کہا سویلینز کو تو چھوڑنے چلیں وہ تو ایک ہوئی ہے، اور پہلی دفعہ ہم نے دیکھا کہ پنجاب سے اتنی بڑی تعداد میں لوگوں پہ بغاوت، یہ کنسپیریسی، اکسانے کے الزامات بڑی ٹاپ کی یہ پولیٹیکل لیڈرشپ پر لگے۔ ماضی میں تو آپ پتہ ہے وہاں پہ بلوچ ہوں، سندھی ہوں، یہ پختون ہوں، یہ ان پہ پرچے ہوتے تھے۔ سوچو یہ فرسٹ ٹائم ہم دیکھ رہے ہیں کہ پنجاب میں یہ فارمولہ اپلائی کیا گیا۔ اب جو اس میں اہم چیزیں ہیں ان کے لیے تین جو جنرلز ہیں ہمارے جو ریٹائر جیسے میں نے کہا، آف کورس اگر ان کے نام آ رہے ہیں تو کہیں نہ کہیں سے یہ مقتدر حلقے جو کہا جاتا ہے اسٹیبلشمنٹ کے عسکری ادارے کے، ان کے نوٹس میں تو لایا گیا ہوگا، کیونکہ اس میں FIR اگر آپ پڑھیں تو اس میں جنرل قیوم صاحب کے نام کے ساتھ تو لکھا ہوا ہے ریٹائرڈ جنرل، یا تو آرمی نے اپنے آپ کو صاف ظاہر ہے وہ ڈسٹینس کر لیتے ہیں کہ جناب کہ اگر آپ اس پولیٹیکل پارٹیز میں چلے گئے ہیں تو اب ہمارا آپ سے کوئی لینا دینا نہیں، آپ جانے آپ کی پولیٹیکل پارٹی جانے۔ مجھے اس لیے یاد آ رہا ہے کہ جب جنرل یہاں پہ نصیر اللہ بابر صاحب کی ان کی ڈیتھ ہوئی تھی تو ان کو وہ نہیں دیا گیا تھا، وہ اس کے ساتھ ان کو ملٹری پروٹوکول کے ساتھ دفن نہیں کیا گیا تھا، مجھے یاد پڑتا ہے، اور اس کی وجہ یہی بتائی گئی تھی کہ وہ پیپلز پارٹی میں شامل ہو گئے تھے۔ اب وہ ایک پولیٹیشین تھے، کوئی جنرل نہیں تھے، لہٰذا ہم ان کو اس طریقے کا نہیں دے گے۔ لیکن بعد میں ہم نے دیکھا حمید گل صاحب کتنے پولیٹیکلی طور پر ایکٹیو بھی تھے، وہ انوالو بھی تھے، پالیٹکس میں بھی تھے، وہ ساری چیزیں کرتے تھے، لیکن انہوں نے ملٹری اعزاز کے ساتھ ان کو دفن کیا گیا تھا۔ سو وہ دو چیزیں ہم نے دیکھی تھیں کہ ملٹری کے اسٹیبلشمنٹ کا اپنا ایک مائنڈ ہوتا ہے کہ کس کو ہم نے آنر دینی اور کس کو نہیں دینی، لیکن اس معاملے میں لگ رہا ہے کہ ڈیفینیٹلی ہماری اسٹیبلشمنٹ موجودہ ملٹری قیادت جو ہے افینڈ ہوئی ہوگی کہ اگر ہمارے خلاف یہ گفتگو ہو رہی ہے اور نواز شریف صاحب ہمیں یہ پورٹرے کر رہے ہیں کہ پاکستان کی موجودہ ملٹری قیادت جو ہے وہ شاید پاکستان کی انٹرسٹ واچ نہیں کر رہی، یا وہ جمہوریت دشمن ہے جیسے کہ FIR میں لکھا ہوا ہے، یا بیشنگ کی گئی ہے جس میں ان کے اپنی ملٹری کے اس کے
अकॉर्डिंग टू देयर अंडरस्टैंडिंग, जैसे FIR में कहा गया है कि मिलिट्री के इदारे को उन्होंने कंट्रोवर्शियल किया है, उस पर उन्होंने हिट किया है, जिससे भारत खुश होगा, जिससे दुनिया खुश होगी, और पाकिस्तान की फ़ौज जो है अकॉर्डिंग टू देयर अंडरस्टैंडिंग वीक होगी, बदनाम होगी, और हमें हमारी आर्मी को एक उसको वो कहते हैं जमहूरियत दुश्मन समझा जाएगा। सो ये बड़े सीरियस किस्म की बातें की थी, ये वहाँ पे हो रही थी, और उसमें ये 3 जनरल्स भी शामिल थे जो मिलिट्री के उसमें से, क्योंकि समझो बैंड ऑफ ब्रदर्स होता है ना कि पहली एफिलिएशन जो है आपकी वो मदर इंस्टीट्यूशन के साथ होती है। सो डेफिनेटली हमारी एस्टेब्लिशमेंट इस पे हल्ट होगी कि ये कैसे हो सकता है कि 3 हमारे रिटायर्ड टॉप के जनरल्स बैठे हुए हैं, तो जिन्होंने कोर कमांडर के तौर पर भी और बड़ी पोजीशन पे उन्होंने सर्व किया है, वो खामोश बैठे रहे। जब नवाज शरीफ साहब तकरीर कर रहे थे, वॉकआउट कर सकते थे, उनके मुताबिक मैं बता रहा हूँ, उनकी अंडरस्टैंडिंग हो सकती है, वॉकआउट कर सकते थे एहतजाजन। जब उन्होंने हाथ खड़े करवाए थे, हाथ खड़े ना करते, या उस वक्त उनमें से कोई खड़ा होकर नवाज शरीफ साहब को तकरीर में इंटरप्ट करता और कहता जी आप इदारों पे अटैक कर रहे हैं, हमारी फ़ौज पे आप इस तरह के इशारे दे रहे हैं, शायद आप जो FIR के मुताबिक मुल्क दुश्मन जो है उनके हाथों में खेल रहे हैं। सो उनकी तवक्कुआत ये होंगी कि हमारे 3 जनरल्स अगर बैठे हुए तो उस क्राउड में जहाँ पे नवाज शरीफ साहब ने इतनी लीथल तकरीरें की, चले सिविलियन तो हाथ उठा के बैठे हुए थे, सब लोग थे, आप लोगों ने हाथ क्यों उठाए, आप लोगों ने क्यों एंडोर्स किया, आप लोगों ने क्यों हमारे ऊपर जो बातें हो रही थी स्टैंड क्यों नहीं ले। लिहाजा ये चीज़ हमें नज़र आ रही है कि उन्होंने अपने आप को डिस्टेंस किया ना, दे आर वो कहते हैं ट्रीटिंग देम एज पॉलिटिशियन, कि अब ये जनरल जो है हमारे 3 जो हमारे इंस्टीट्यूशंस का जिनसे हम तवक्को रखते थे कि शायद खड़े होंगे, वो जो हैं वो हमारे साथ नहीं है, वो नवाज शरीफ साहब के साथ होंगे। हाँ, अगेन ये भी मुमकिन है ये 3 जनरल ये समझते हो कि शायद ये हमारी इस्टेब्लिशमेंट जो है मौजूदा अस्करी इदारे जो हैं उनका रोल वो नहीं रहा जो होना चाहिए था। वो समझते होंगे पाकिस्तान की जो आर्मी है या पाकिस्तान की मौजूदा क़यादत जो है, इसकी अगेन मिलिट्री क़यादत जो है, इनको पॉलिटिकल इशू से दूर रहना चाहिए था। इन 3 जनरल्स की मेरा ख्याल, मैं जस्ट आई एम ट्राइंग टू अंडरस्टैंड देयर उस पर रिजर्वेशन या उनकी अंडरस्टैंडिंग कि आप लोगों को दूर रहना चाहिए था, आप लोगों को खुफिया मुलाकातें नहीं करनी चाहिए थी, आपको सियासतदानों को नहीं बुलाना चाहिए था, आप बैठ के सारे व्हीलिंग डीलिंग नहीं करनी चाहिए थी, सब मामलात आपको अपने हाथ में नहीं लेने चाहिए थे। लिहाजा ये 3 जनरल्स भी ये सोच सकते हैं कि हमें देखें कि हमने पॉलिटिक्स में एक्टिवली हिस्सा नहीं लिया बिकॉज कि हम समझते थे कि वर्दी के साथ आपको इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। लिहाजा हम जब रिटायर हुए, रिटायरमेंट के 2 साल पूरे किए, फिर हम पॉलिटिक्स में आए हैं। लिहाजा इनकी तरफ से भी होगा। मसलन हम एक और चीज़ भी देखते हैं कि जब भी खुफिया मुलाकात में बड़े इंटरेस्टिंगली नवाज शरीफ साहब की पार्टी में 3 जनरल्स हैं रिटायर्ड, बड़े टॉप के, जैसे मैंने कहा नॉन जनरल्स हैं, तिरमिजी साहब हो गए, कादर बलोच साहब हो गए, अब्दुल कयूम साहब हो गए। इनमें से कभी किसी को खुफिया मुलाकात के लिए ऐसा उन सियासतदानों के साथ नहीं बुलाया गया था, जैसे पिछले दिनों हमने देखा है कि बाकियों के साथ हुआ है। सो ये इनको थोड़ा सा फासले पे, डिस्टेंस पे रखा गया है कि ये हमारे सीनियर्स हैं, हमें इनको सैल्यूट करना पड़ेगा। सो ये चीज़ हम देख रहे हैं कि अल्टीमेटली जो एक नई डेवलपमेंट इसमें हुई है, जो नई चीज़ है पाकिस्तान में, कि सर्विंग और हमारे जो रिटायर्ड हमारे जो जनरल्स हैं वो पॉलिटिक्स या मुल्क को कैसे चलाना है, सियासत कैसे होगी, इसमें मिलिट्री का रोल कितना होगा, इसमें जमहूरियत के वो दुश्मन हैं या दोस्त हैं, या इसमें इंटरफेरेंस कितनी होगी, इस वक्त आमने सामने है। जब इन 3 पे FIR हुई है, इट मीन्स के पाकिस्तानी GHQ जो है इनको अपना वो नहीं समझता, उन्होंने डिस्टेंस किया। और इनका भी ये नवाज शरीफ साहब के कैंप में बैठ के इतनी हार्ड हिटिंग तकरीर सुनना, ये शो करता है कि वो भी डिसाइड कर चुके हैं कि हम इस वक्त कहाँ खड़े हैं। उन्हें पता है इनको 3 जनरल्स को कि इस वक्त एक बड़ी वो कि हेड ऑन एक इनकी लड़ाई चल रही है हमारी इस्टेब्लिशमेंट की और नवाज शरीफ साहब को, ये साहब की, और दोनों साइड्स एक दूसरे से रियायत करने को बिल्कुल तैयार नहीं है। वहाँ से भी फायर बार का आपको पता है पूरा वो एक्शंस लिए जा रहे हैं, और नवाज शरीफ साहब जो हैं उनकी तकरीरें जो हैं डे बाई डे वो ज़्यादा सख्त और ज़्यादा उसमें आके बिटर होती जा रही है। हुकूमत पाकिस्तान जितने स्टेप्स लीगली तौर पर ले सकती है वो अब तक ले रही है, लेकिन कोई बात इनकी बन नहीं रही। नवाज शरीफ साहब भी अपनी पेस बढ़ा रहे हैं, और ये भी अपना ये हमारी इस्टेब्लिशमेंट हो, जो हुकूमत जो है, ये भी अपने जो स्टेप्स हैं बड़े ये एक्सट्रीम लेती जा रही है। जैसे मैंने कहा, ये मुकदमा दर्ज करना, पूरी की पूरी उस पे आना, उनकी क़यादत पे आना नवाज शरीफ साहब की, और प्लस 3 ये जर्नल्स को इसमें आके इंडाइट करना, उन पे नाम दे के, उनका लिख के, और ख़ासे एक ऐसी FIR में जिसमें मोदी साहब का नाम आ रहा है, जिसमें मैंने कहा साजिश का नाम आ रहा है, जिसमें आके पाकिस्तान को बदनाम करने का, बगावत का, उकसाने का, इट्स ए वेरी सीरियस मैटर। तो देखते ये हैं कि 3 हमारे ये जनरल जो हैं इस वक्त वो क्या करते हैं, अपनी एफिलिएशन जो हैं वो रिन्यू करते हैं विद द GHQ कि हम अपने मदर इंस्टीट्यूशन के साथ खड़े हैं, बैंड ऑफ ब्रदर्स, या ये समझते हैं कि नवाज शरीफ साहब जो हैं जिनकी पार्टी में शामिल हैं वो जमहूरियत की बड़ी एक बड़ी लड़ाई लड़ रहे हैं अपने तक, और एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ खड़े हो गए और बड़े वो डट कर खड़े हो गए। सो हमें इस वक्त नवाज शरीफ साहब के साथ खड़े होना। सो देखना ये है, ये 3 जनरल जो हैं इस वक्त
آنے والے دنوں میں کیا ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ وہ نواز شریف صاحب کے ساتھ کھڑے ہوں گے اور ایف آئی آر کا وہ مقابلہ کریں گے اور انہیں کے دوبارہ ان کی جا کے تقریر اور میٹنگ میں بیٹھیں گے، یا اگلے اجلاس یا اگلی میٹنگ میں وہاں پہ موجود نہیں ہوں گے تینوں جنرلز. تو میسج میرا خیال بڑا کلیئر. سو ویٹ کرتے ہیں تھوڑا سا کہ نواز شریف صاحب جب اگلی تقریر کرتے ہیں تو اس میں یہ 3 جنرل جو ہیں یہ موجود ہوتے ہیں، بیٹھتے ہیں یا نہیں بیٹھتے. اگر یہ بیٹھتے ہیں تو اٹس اے کلیئر تھنگ کہ انہوں نے ایک لاؤڈ اینڈ کلیئر میسج دے دیا ہے کہ وی آر ود نواز شریف صاحب. اگر کوئی بہانہ کر کے نہیں آتے تو پتہ چل جائے گا کہ دے آر اسٹینڈنگ ود دا مدر انسٹیٹیوشن. اگلے آنے والے 2-3 دنوں میں میرا خیال یہ بات کلیئر ہو جائے گی یہ 3 ہمارے جنرل جو ہیں، یہ ریٹائر جنرل جو ہیں، یہ کہاں کھڑے ہوتے ہیں، نواز شریف صاحب کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں یا یہ موجودہ عسکری جو قیادت ہے اس کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں.